Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about the anatomy of the respiratory system. यहाँ पे मैं आपको कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ कि जो anatomy है, anatomy and physiology and pathology, anatomy and physiology and पैथोलॉजी, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, राइट. सो एनाटॉमी बेसिकली इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. द फिजियोलॉजी एक्चुअली दिस इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, एंड पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस. ये डिजीजेस की स्टडी है. सो यू सीन हियर, इफ यू really want to understand the pathology, अगर आपने से किसी भी सिस्टम की पैथोलॉजीज को या डिजीजेस को अंडरस्टैंड करना है तो आपको उससे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उस सिस्टम की फंक्शनिंग, दैट इज फिजियोलॉजी. और अगर आपने किसी भी सिस्टम की फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंड करना है तो आपको उससे पहले उसके स्ट्रक्चर को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, यानी कि उसकी एनाटॉमी आपको समझनी पड़ेगी. सो यू कैन सीन हियर दैट अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्रीरेक्विजिट for understanding the physiology and the pathology of the respiratory system. So let's start off our discussion with the anatomy of respiratory system. ठीक है, ये एक तो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीरेक्विजिट भी है. इसके साथ साथ जो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें से रियल एग्जाम में रिमार्केबली क्वेश्चंस भी अपीयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्यू क्वेश्चंस. ए ऑप्शन इज alveolus, बी ऑप्शन इज एयर सैक, सी ऑप्शन इज ब्रोंक्यूल एंड डी ऑप्शन इज सेल. एंड पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स. तो हमने पढ़ा था कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. तो यहां पे बात हो रही है स्ट्रक्चरल यूनिट की, यानी कि ये कोई ऐसा यूनिट होगा जिसके बार बार रिपीट होने से लंग बनेगा, राइट. सो एल्वियोलस के बार बार रिपीट होने से लंग नहीं बनता, और ना ही एयर सैक के बार बार रिपीट होने से या ब्रोंक्यूल के बार बार रिपीट होने से बनेगा. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा. ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लाइक इट सीम्स कि ये रॉन्ग आंसर है. इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एयर सैक या एल्वियोलस है, बट स्ट्रक्चरल यूनिट प्रिसाइजली स्पीकिंग लंग्स का सेल ही होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. ऑफ कोर्स अब ये वो यूनिट होगा जो कि लंग्स का फंक्शन, दैट इज गैसियस एक्सचेंज, उसको परफॉर्म कर रहा होगा. और फंक्शनल यूनिट फिर लंग्स का कौन सा होगा? इट वुड बी द एयर सैक. एल्वियोलस को हम फंक्शनल यूनिट नहीं कहते, क्योंकि एल्वियोलस विदाउट द सराउंडिंग कैपिलरी इट कैन नॉट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द गैसियस एक्सचेंज. हाँ, एयर सैक के अंदर एल्वियोलाई भी होते हैं और साथ कैपिलरीज भी होती हैं. सो एल्वियोलाई और कैपिलरीज कलेक्टिवली मिलके गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन कैरी आउट करते हैं, राइट. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गैसियस एक्सचेंज मेनली टेक्स प्लेस एट लेवल ऑफ. हाँ, जो एट द एंड ऑफ द डे जो गैसियस एक्सचेंज है ये एल्वियोलस के लेवल पे होता है. सो हर एल्वियोलस को कैपिलरी सराउंड कर रही होती है या कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं. सो एल्वियोलस और कैपिलरीज के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होगा. सो इस क्वेश्चन के लिए हम बेस्ट जो आंसर है वो अल्फा को, दैट इज एल्वियोलस को चूज कर सकते हैं. Another question, mucous membrane with ciliated epithelium is present in. So you seen here, ये फर्स्ट करें basal membrane है, इसके ऊपर मे बी ये columnar cells हैं, column like एक cell है, and this is another cell and there is another cell. तो इन cells के ऊपर cilia, right? So ciliated epithelium पूछा ये जा रहा है कि ये जो सिलेटेड एपिथेलियम है ये कहां पे होती है? नॉस्ट्रल्स में क्या सिलेटेड एपिथेलियम होती है? आंसर इज नो. नॉस्ट्रल्स के साथ एसोसिएटेड कोई सिलेटेड एपिथेलियम नहीं है. हाँ, नेजल कैविटी में सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम होती है और ट्रेकिया में भी सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, और इवन इसके साथ जुड़े गॉबलेट सेल्स भी होते हैं. लाइक हियर यू कैन आल्सो हैव द गॉबलेट सेल्स, जिनका काम क्या है? म्यूकस को प्रोड्यूस करना, राइट. सो नेजल कैविटी एंड द ट्रेकिया, दिस वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. Delta. Another question, air while passing through nasal cavity becomes moist. बिल्कुल होती है, वार्म भी होती है, फिल्टर भी होती है. So ultimately इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा डेल्टा, all of these. Another range of questions, A option is glottis, B option is epiglottis, C option is larynx, D option is pharynx and E option is vocal cords. And first statement हमारे पास क्या है? Complex cartilaginous structure surrounding the upper end of trachea. पूछा क्या गया है कि complex cartilaginous structure है
कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है और अपर एंड ऑफ ट्रेकिया को सराउंड कर रहा है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर सराउंडिंग द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। सो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली दिस इज द लैरिंक्स। अभी शॉर्टली हम इसको इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉइस बॉक्स। सो जो वॉइस बॉक्स है ये लैरिंक्स ही का एक फैंसी नेम है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ। अब वॉइस किस चीज की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है? सो बेसिकली वॉइस प्रोड्यूस तो होती है इन द लैरिंक्स, राइट? लेकिन लैरिंक्स के अंदर कौन सी चीज है जो वाइब्रेट करे तो वॉइस प्रोड्यूस होती है? एंड द आंसर इज वोकल कॉर्ड्स। सो इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस चीज की वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होगी तो बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का क्या होगा? दैट वुड बी द वोकल कॉर्ड्स। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज, राइट? सो ग्लॉटिस सिर्फ एयर के लिए पैसेज है, एपिग्लॉटिस भी कह लेंगे ये तो कवरिंग है जो कि ग्लॉटिस को कवर कर रही है। यस, जो लेरिंक्स है ये भी पैसेज है सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए। फेरिंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। सो एट द सेम टाइम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। Another range of questions with the same options. So which of the following is part of respiratory system as well as digestive system? तो हमने अभी डिस्कस किया कि pharynx बेसिकली ये respiratory और digestive system दोनों का पार्ट है। And opening of trachea is known as, जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। And the lid like structure, so lid like structure covering the opening of trachea that is covering the glottis is known as, so वो lid like structure जो कि ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द एपिग्लॉटिस। बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। Another question, degree of closure of glottis is respectively determined by backward and upward movement of। So पूछा क्या गया है कि ग्लॉटिस की जो डिग्री ऑफ क्लोजर है कि ग्लॉटिस ने कितना क्लोज होना है इज रेस्पेक्टिवली डिटरमिन्ड बाय बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ। सो दो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, कौन सा स्ट्रक्चर बैकवर्ड मूव करेगा और कौन सा अपवर्ड मूव करेगा, और इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो ग्लॉटिस है इसके डिग्री ऑफ क्लोजर डिटरमिन होना है। टंग एंड सॉफ्ट पैलेट, या वॉइस बॉक्स एंड टंग, या सॉफ्ट पैलेट एंड वॉइस बॉक्स, या टंग एंड द वॉइस बॉक्स। सो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा जो इस क्वेश्चन का, दैट इज टंग एंड द वॉइस बॉक्स। सो टंग की बेसिकली कह लें कि बैकवर्ड मूवमेंट और अल्टीमेटली जो वॉइस बॉक्स है इसकी अपवर्ड मूवमेंट से जो ग्लॉटिस का डिग्री ऑफ क्लोजर है इसने डिटरमिन होना है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी डेल्टा टू दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, surfactant produced by secretory cells of alveolar epithelium is chemically composed of glycolipids or glycoproteins or lipoproteins or proteoglycans. This is just memory based information and the best response to this question is lipoproteins. Here we have got a table which is actually summarizing the highest yield facts regarding the anatomy of the respiratory system. Let me orient you towards this table. इस टेबल में लेफ्ट कॉलम में हमारे पास रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आएगा और उसके बाद फिर राइट कॉलम में विल बी हैविंग द हाई यील्ड फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट और ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसमें कंपोनेंट्स की लिस्ट को हम एक दफा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हर कंपोनेंट की डिटेल में भी जाते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी हैव गॉट द टू नॉस्ट्रिल्स एंड देन दीज टू नॉस्ट्रिल्स दे आर लीडिंग टू द टू नेजल कैविटीज एंड अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली ओपनिंग अप इनटू द फेरिंक्स और द थ्रोट एंड देन उसके बाद फिर वी हैव गॉट द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स इन द रो जिसके अंदर इन टर्न ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स हैं, और उसके बाद फिर वी हैव गॉट द ट्रेकिया जिसको हम वेंट पाइप भी बोलते हैं, एंड देन वी हैव गॉट द ब्रोंकाई, then we have got you seen here these bronchi and bronchi के बाद we got the bronchioles, उसके बाद फिर air sacs और लास्ट पे इवन जो alveoli जो कि air sacs ही का पार्ट है बेसिकली they are there, तभी इसको 8A के साथ मैंने नंबर किया हुआ है। सो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ओके सो इसमें अब सबसे पहले हम नॉस्ट्रल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इनके काउंट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देयर आर 2 नॉस्ट्रल्स in our body. तो nostrils basically हैं क्या? These are the openings of the nasal cavities. For example, if you can look at my nose, तो ये जो बाहर से ये जो openings आपको नजर आ रही हैं, इन openings को हम कहते हैं कि these are the nostrils. So 2 nostrils हैं and each nostril is leading to the nasal cavity. So अगर 2 nostrils हैं तो 2 ही क्या होंगी? nasal cavities होंगी, and हर nasal cavity जो है उसके अंदर in turn
3 पैसेज वेज होते हैं। सो अगर राइट साइड पे जो नेजल कैविटी है उसमें भी बोनी प्रोजेक्शन से 3 पैसेजेस बने होते हैं, और इवन जो लेफ्ट साइड पे नेजल कैविटी है इसमें भी लेटरल बोनी प्रोजेक्शन से 3 पैसेज वेज बने होते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंटली जो एपिथेलियम होती है दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो एपिथेलियम है वो से अगर ये बेसल मेम्ब्रेन है, वी हैव गॉट द कॉलम लाइक सेल्स, राइट। सो ये और इन कॉलम लाइक सेल्स के साथ जुड़े कुछ गॉबलेट सेल्स, सो ये और इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर क्या होंगे, सीलिया होंगे। सो ये जो एपिथेलियम इसको हम कहते हैं सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल्स, और ये क्लासिक एपिथेलियम है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और जब एयर पास करेगी थ्रू द नेजल कैविटीज, सो टॉप ऑफ द लाइन ये फिल्टर होगी, क्योंकि इसमें नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है वो बहुत सारे एयर के अंदर से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, राइट। सो फिल्ट्रेशन इसका एक मेजर काम है, खास तौर पे जो कोर्स डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नॉस्ट्रल से फिल्टर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इवन एयर की जो मॉइस्चरिंग है उसका काम भी यहीं पे नेजल कैविटीज में किया जाता है। अगर ड्राई एयर लंग्स में जाती है ये जाके लंग्स को डैमेज कर सकती है। सो नेचर ने एक वे डिवाइस किया हुआ टू मॉइस्चन द एयर विच वी आर गोइंग टू इनहेल। सो मॉइस्चरिंग भी यहीं पे होगी, और इवन ठंडी हवा भी हमारे लंग्स में जाके क्या कर सकती है, इन्फेक्शंस का बायस बन सकती है। समहाउ इन्फेक्शंस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बना सकती है, लंग इन्फेक्शंस के लिए जैसे निमोनिया वगैरह। सो इसीलिए एयर को वार्म भी किया जाता है, और ये काम भी कहां पे होगा, एट द लेवल ऑफ द नेजल कैविटीज। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेजल कैविटीज से रिलेटेड हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स क्या है कि 2 नेजल कैविटीज हैं। हर नेजल कैविटी में 3 बेसिक पैसेजेस हैं जो कि बोनी प्रोजेक्शन से बने होंगे, और इसमें सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल्स, और फिल्ट्रेशन एंड मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर ये मेजर फंक्शंस हैं जो कि नेजल कैविटीज के लेवल पे कैरी आउट किए जाने हैं। एंड देन वी हैव गॉट द फेरिंग्स जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में थ्रोट भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड द एयर। उसके बाद फिर वी हैव गॉट द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज लेरिंग्स, और लेरिंग्स ही को हम सिंपल वर्ड्स में वॉइस बॉक्स कह देते हैं। अब जो लेरिंग्स है इसके फर्दर 3 पार्ट्स है, एक है ग्लॉटिस, दूसरे नंबर पे है एपिग्लॉटिस, और तीसरे नंबर पे है वोकल कॉर्ड्स। अब जो ग्लॉटिस है बेसिकली ये क्या है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स और ट्रेकिया। जबकि एपिग्लॉटिस क्या है, ये कवर है किसका, ग्लॉटिस का लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस को पार्शियली कवर करेगा, पार्शियली क्लोज करेगा ड्यूरिंग द सॉल्विंग, ताकि फूड ग्लॉटिस में एंटर ना हो। और उसके बाद फिर थर्डली इवन लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होती है। So you seen here, let me explain this thing to you with the help of a model. You just imagine कि मेरा ये जो hand है ये represent कर रहा है किसको, it's representing the upper end of the trachea जो कि larynx की शक्ल में है। So this opening of the trachea, this is called as the glottis. इस trachea की opening को हम क्या बोलेंगे, ये glottis है, और lid like structure जो कि इस glottis को guard कर रहा है, right, इसको हम बोलेंगे this is the epiglottis, and during swallowing ये क्या करेगा, ये इसको partly cover करेगा ताकि फूड इसमें एंटर ना हो और रेस्पिरेटरी पैसेज में जाके हमें चोक ना करे। ऑलराइट, और उसके बाद फिर इसी लेरिंक्स के अंदर बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, वो स्ट्रेच्ड म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। सो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। इफ यू वांट टू सी कि ये जो लेरिंक्स है ये कहां पे है, राइट, यू सीन हियर, आप ये अपने नेक अगर आप अपने नेक को मिरर में ऑब्जर्व करें आपको एक बड़ा प्रोमिनेंट सा पार्ट नजर आएगा, राइट, यू कैन लुक एट दिस प्रोमिनेंट पार्ट। ये एडम्स एप्पल है। सो एडम्स एप्पल से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो अगर आप एडम्स एप्पल से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, राइट, अल्टीमेटली आपको ये एक नॉच फील हो रही है, यहां से आप अपने ट्रेकिया को फील कर सकते हैं, राइट। सो ये बेसिकली ट्रेकिया है, और अगर इस नॉच के अंदर आप अपनी फिंगर से पेल्पेट करेंगे अल्टीमेटली आपको इवन ट्रेकिया के रिंग्स भी फील हो रहे हैं, राइट। सो अगर आप यहां इस नॉच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, ये एडम्स एप्पल से थोड़ा सा नीचे अगर आप अपना हैंड प्लेस करें एंड बोलें, यू कैन डू इट योरसेल्फ, प्लेस योर हैंड हियर एंड से हेलो, right, if you would say hello and you will be able to feel the vibration, right. So ये जो basically part है just beneath the Adam's apple, ये क्या है, larynx है, इसके अंदर vocal cords हैं, और वो जो vibration आपको feel हो रही है that is because of the vibration, that is because of the
वोकल कॉर्ड्स, राइट, और वोकल कॉर्ड्स ही की वाइब्रेशन से क्या होना है, साउंड ने प्रोड्यूस होना है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेकिया की या लेरिंक्स की, दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है, ट्रेकिया की ओपनिंग कौन सी है, ग्लॉटिस, लेरिंक्स की ओपनिंग कौन सी है, ग्लॉटिस, और जो कवरिंग है या लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस को कवर करेगा वो क्या है, एपिग्लॉटिस। और उसके बाद फिर जो वॉइस प्रोड्यूस क्यों होगी, लाइक या किस चीज की वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होगी, आंसर क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइस बॉक्स कौन सा है, राइट, सो वॉइस बॉक्स बेसिकली लेरिंक्स है, और इसको वॉइस बॉक्स ऑफ कोर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं एंड समहाउ दे हैव गॉट रोल इन द वॉइस प्रोडक्शन। And next we have got the segment trachea, right? So जो larynx है ultimately आप ये भी कह सकते हैं कि ये upper end of the trachea है, या मे बी आप कह सकते हैं कि trachea जो है larynx की आगे continuity है, इसको हम common या layman's language में windpipe भी कहते हैं। And this is ventral to the esophagus। अब ventral to esophagus होने से क्या मुराद है, अब जस्ट इमेजिन करें कि ओवरऑल यू सीन हियर कि अगर ये इसको अगर आप अज्यूम करें कि ये एसोफेगस है, इफ यू अज्यूम दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एसोफेगस, राइट, अगर इस तरह से मैं खड़ा हूं तो ये अगर एसोफेगस है तो जो ट्रेकिया होगा, ट्रेकिया इट वुड बी वेंट्रल और एंटीरियर टू द एसोफेगस, और जो अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया होगा, अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया इट वुड बी एट हायर लेवल एज कंपेयर टू द अपर एंड ऑफ द एसोफेगस, राइट, ये उसकी निस्बत ये हायर लेवल पे होगा, और इसके हायर लेवल पे होने की वजह से भी फूड की जो एंट्री के चांसेस हैं इनटू दिस एसोफेगस वो कम होंगे। बहरहाल ये वेंट्रल टू द एसोफेगस है और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। इट हैज गॉट द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है इसके साथ एसोसिएटेड इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं। सो कार्टिलेजिनस प्लेट्स बेसिकली जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया अल्टीमेटली दे डिवाइड इनटू द ब्रोंकाई, राइट, इनटू द मेजर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के स्टार्ट में तो सी शेप रिंग्स ही हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रोंकाई में मेनली कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं जो कि इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां पे प्रेजेंट हैं, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ट्रेकिया, या इवन बिगिनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और मेजर ब्रोंकाई, वहां पे भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हो सकते हैं। फिर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं, कार्टिलेजिनस प्लेट्स किस स्ट्रक्चर की एनाटॉमी में प्रेजेंट हैं, सो आप कह सकते हैं कि ब्रोंकाई के साथ एसोसिएटेड कार्टिलेजिनस प्लेट्स होंगी। और उसके बाद फिर ब्रोंकाई दे एक्चुअली डिवाइड एंड सब डिवाइड, और अल्टीमेटली जब ब्रोंकाई का डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम रह जाए, राइट, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो सेगमेंट्स होंगे, रेस्पिरेटरी पैसेजेस होंगे, उनको बोलेंगे दे आर ब्रोंकियोल्स। अभी हम आगे चल के फोटोग्राफ भी देखते हैं ताकि ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम उस फोटोग्राफ के साथ भी कोरिलेट करेंगे। So 1 mm और लेस डायमीटर होगा एंड दे हैव गॉट ओनली द स्मूथ मसल्स। सो ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स हैं, यहां पे कोई भी कार्टिलेज नहीं है, देयर इज नो कार्टिलेज। अच्छा, यहां पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नैरोएस्ट पैसेजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री, या दूसरे लफ्जों में when the air would face the highest resistance while passing through which segment of the respiratory system, तो बेस्ट रिस्पॉन्स इन दोनों क्वेश्चंस का क्या होगा, दैट वुड बी द ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं। इसकी दो मेजर रीजंस हैं कि क्यों एयर ब्रोंक्यूल्स में से गुजरते हुए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करती है, राइट। इसमें नंबर 1 रीजन क्या है, यू सीन हियर इट्स रिटन कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है, 1 mm या इससे भी कम है। एक तो डायमीटर बहुत कम है, ऑफ कोर्स एयर के लिए इतने नैरो पैसेज में से गुजरना मुश्किल है, एंड सेकेंडली ब्रोंक्यूल्स की जो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, लाइक यू सीन हियर, अगर फर्ज करें कि अगर ये एक ब्रोंक्यूल से आगे फर्दर इसकी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होगी, तो इस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग से ब्रांचिंग पॉइंट्स पे जगह जगह जाके कह लें कि एयर की होगी टर्बुलेंस, राइट, एयर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस फेस करेगी। सो इन दो वजूहात की बिना पे हम कहते हैं कि ब्रोंक्यूल्स आर द हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो पेशेंट्स में एस्मा डेवलप होता है, एस्मा की पेशेंट्स में एक व्हीजिंग साउंड या व्हिस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम व्हीज कह देते हैं।
तो बेसिकली वो साउंड भी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो भी ब्रोंकियोल्स में से या नैरोड पैसेजेस में से जब एयर गुजरती है उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये जो मेरे दोनों हैंड्स के दरमियान गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मे बी एक ब्रोंकियोल के ल्यूमेन को, राइट। सो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ब्रोंकियोल का ल्यूमेन 1 मिलीमीटर है मे बी, या इससे थोड़ा सा लेस है, तो एक एस्मेटिक इंडिविजुअल में ये और भी कम हो जाएगा। जब ये और भी कम हो जाएगा तो क्योंकि एज्मा है, एज्मा में एलर्जी डेवलप हुई, यहां पे स्वेलिंग हो गई, सो ये जो ल्यूमेन है ये और भी कम हो गया। अब इस नैरोड पैसेज में से जब एयर गुजरेगी उससे विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम व्हीज कहते हैं। क्योंकि बाकी जो इससे पहले जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं रिलेटिवली वाइडर हैं, सो वहां से विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। विस्लिंग साउंड बेसिकली ब्रोंकियोल्स से जब एयर गुजरती है, खासतौर पे जब एक्सपायरेशन होती है, जब सांस हम बाहर निकालने लगते हैं, उस वक्त एयर मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करती है व्हाइल पासिंग थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, तो व्हीज प्रोड्यूस होती है। सो बहरहाल जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दे आर द ब्रोंकियोल्स। उसके बाद फिर वी हैव गॉट द एयर सैक्स। नाउ द एयर सैक्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स। बेसिकली एयर सैक्स हैं क्या? एयर सैक्स ये एल्वुलाई एंड द कैपिलरीज, इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बनते हैं एयर सैक्स, राइट। सो अब ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ओवरऑल एक क्लस्टर होगा एल्वुलाई का, जैसे ग्रेव्स का क्लस्टर होता है वैसे क्लस्टर होगा एल्वुलाई का, और उसके सराउंडिंग में बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, कलेक्टिवली इनके मिलने से क्या बनेंगे? एयर सैक्स बनेंगे। सो एयर सैक्स ही बेसिकली वो क्या जगह है या वो यूनिट्स हैं जहां पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होना है। सो विदाउट एक्सेप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल यूनिट लंग्स का कौन से हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एयर सैक्स एंड एल्वुलाई। बेसिकली ये एयर सैक्स ही का पार्ट है। सो एयर सैक में दो हिस्से हैं, एल्वुलाई एंड द कैपिलरी। सो एयर सैक्स ही का पार्ट है। सो यहां पे गैसेस एक्सचेंज होगी। इसके अलावा एल्वुलाई में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम टाइप 2 निमोसाइट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट ओवर हियर। जस्ट इमेजिन करें कि अगर हमारे पास अगर इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, rather I should use the eraser, let me get the space there, right, and now अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये है जी, मे बी ये एक एल्वियोलस है। एल्वियोलस जो है इसकी जो लाइनिंग है ये फ्लैट स्क्वेमस सेल से बनी हुई है जो कि सॉर्ट ऑफ कह लेंगे अब टाइप 1 निमोसाइट्स हैं, और कहीं कहीं पे कॉर्नर्स में यहाँ पे टाइप 2 निमोसाइट्स भी हैं, सेल्स हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं? ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। और एल्वियोलस का ये ल्यूमेन है और ये बेसिकली कैपिलरी है जो एल्वियोलस को से लाइन कर रही है, और इसके भी जो लाइनिंग है वो फ्लैट स्क्वेमस सेल से बनी है। सो अब देखें कि ऑक्सीजन ने मूव करना है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस into the lumen of the capillary, और conversely कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है from the lumen of the capillary into the lumen of the alveolus। so यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये बेसिकली 2 सेल थिक है, ये 2 सेल थिक है। एनीवेज ये तो एक बात है एल्वियोलस से रिलेटेड, और कलेक्टिवली एल्वुलाई एंड कैपिलरीज मिलकर एयर सैक्स बना रहे हैं। अब एल्वियोलस जो है बेसिकली अब पता है कि दे आर मॉइस्ट, इनकी जो सर्फेसिस है वो मॉइस्ट होती हैं, और इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू कोलैप्स, क्योंकि इनके इलास्टिक टिश्यू के प्रेजेंस की वजह से दे टेंड टू कोलैप्स, राइट। और somehow वैसे भी इनके ऊपर जो कि फ्लूइड है, और जो फ्लूइड टेंड्स टू अडॉप्ट द लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, तो उसकी वजह से भी खास तौर पे दे टेंड टू कोलैप्स, इनका साइज रिड्यूस होता है। सो जब हमने सांस लेना होता है तो इनको एक्सपेंड करना थोड़ा सा हार्डर हो जाता है। सो जो सरफेक्टेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं टाइप 2 निमोसाइट्स, जब वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो इसके ऊपर फ्लूइड है मॉइस्ट जैसे वाटर है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। सो उसको रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा? इजीली जो इंडिविजुअल है वो ब्रीथ कर सकेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो लंग्स हैं वो या एल्वुलाई हैं वो इजीली एक्सपेंडेबल होंगे, राइट। सो अब ये भी कह सकते हैं कि सरफेक्टेंट प्रोडक्शन की वजह से वाटर की सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से रिलेटिवली इजीली एल्वुलाई को एंड दस लंग्स को इन्फ्लेट किया जा सकता है। जो सरफेक्टेंट ये प्रोड्यूस करते हैं एल्वुलाई, वो केमिकली किस चीज से बने हैं? सरफेक्टेंट किस चीज से बना हुआ है? दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स, राइट। सो रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो सरफेक्टेंट है विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यू सेल्स ऑफ एल्वुलाई, वो केमिकली क्या है? सरफेक्टेंट क्या है? दैट इज द लाइपोप्रोटीन्स।
ओके, डोंट ज्वाइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी। नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडीकैट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only। मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। अब सरफेक्टेंट से रिलेटेड एक और फैक्ट भी मैं आपको बताता चलता हूं कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न, राइट, सो अगर नॉर्मली से जो टोटल प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो अगर 38 वीक्स है, मे बी अगर 32 वीक्स पे या 34 वीक्स पे अगर बेबी पैदा हो जाता है उस वक्त सरफेक्टेंट की इनफ क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हुई होती, राइट, जिसकी वजह से बेबी अगर उस स्टेज पे पैदा हो जाए तो वो इजीली सांस नहीं ले पाता, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर उसकी अच्छी केयर ना की जाए और उसके ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का कोई और वे ना डेवलप किया जाए, इट मे एंड अप इनटू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी, राइट। सो इसमें समहाउ अब ये कह लें कि अगर प्रीमेच्योर बेबी हो जो कि वक्त से पहले पैदा हो जाए तो हम उसकी मदर को, या उसकी चांसेस हो कि वक्त से पहले पैदा हो सकता है, उसकी मदर को 48 और 24 आवर्स पहले स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे देते हैं ताकि उससे अब ये कह लें कि समहाउ जो सरफेक्टेंट वाला प्रॉब्लम है वो बाय सम मैकेनिज्म वो रिजॉल्व हो जाता है और उसके जो लंग्स हैं फिर वो इजीली इन्फ्लेट हो पाते हैं। व्हेन द बेबी कम्स टू दिस वर्ल्ड, व्हेन द बेबी क्राइज, तो विद द फर्स्ट क्राई लंग्स इजीली इन्फ्लेट होते हैं और बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं जाता। अब इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें दो तरह के जोन्स हैं। एक इसके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम है या कंडक्टिंग जोन है और दूसरा इसके अंदर एक्सचेंज सरफेस है या एक्सचेंज जोन है। सो अब कह लें कि ग्रॉसली हमने जितने भी सेगमेंट्स डिस्कस किए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के या इसके एनाटॉमी के अंदर हमने जितने भी पार्ट्स डिस्कस किए हैं उनको हम ग्रॉसली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कंडक्टिंग जोन जिसने सिर्फ एयर को पास करना है और दूसरे नंबर एक्सचेंज जोन। अब जो कंडक्टिंग जोन है उसके अंदर क्या आता है, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, स्मॉलर ब्रोंकाई इवन और इवन ब्रोंक्यूल्स का जो स्टार्ट है वो भी कंडक्टिंग जोन के अंदर ही आएगा। हाँ, जो एयर सैक्स हैं और एल्विलाई दे वुड बी इन द एक्सचेंज जोन क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली गैसेस एक्सचेंज हो रही होगी। अब इस फोटोग्राफ के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि एक लंग के अंदर कितने ट्रेकिया होंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो लंग है डायरेक्टली उसमें ट्रेकिया एंटर ही नहीं होते, राइट। सो जो लंग में किसी भी लंग के साथ एसोसिएटेड ट्रेकिया डायरेक्टली एक भी नहीं होगा। सो एक लंग के लिए ट्रेकिया का काउंट 0 है। यहां पे बेसिकली एक लंग के लिए काउंट ये दिया गया है रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स का, राइट। सो प्राइमरी ब्रोंकाई का जो काउंट है एक लंग के लिए क्या होगा 1 और स्मॉलर ब्रोंकाई उसके बाद फिर 1 से 2 ब्रोंकाई बनेंगे। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग जो काउंट्स हैं वो आपके लिए इररिलेवेंट है, लेकिन खास तौर पे ये जो दो काउंट्स हम याद रखिएगा कि एक लंग में ट्रेकिया एक भी नहीं होगा, उसका काउंट 0 होगा क्योंकि ट्रेकिया इट नेवर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द
लंग, जबकि ट्रेकिया की आगे फर्दर डिवीजन होती है। जैसे आप देखेंगे ये ट्रेकिया है, तो ये ट्रेकिया डिवाइड किया है इनटू द टू प्राइमरी ब्रोंकाई, द राइट एंड द लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, और फिर राइट ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होता है। एंड हियर वी हैव गॉट अनदर फोटोग्राफ, और ये जो एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसको रिमार्केबली एक्सप्लेन कर रही है। यू सीन हियर, इसमें सबसे पहले क्या है, वी हैव गॉट दिस नॉस्ट्रल। सो ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट को जैसे दिखाया जा रहा है इसके फेस की, तो ये हमारे पास ये नॉस्ट्रल है, एंड नॉस्ट्रल इज लीडिंग इनटू द it's leading into the nasal cavity. So here we have got the nasal cavity, और आप देख सकते हैं कि बोनी प्रोजेक्शंस की वजह से nasal cavity है, इसको 3 passages में डिवाइड किया गया है। And after nostrils we have got the nasal cavity, and after nasal cavity we have got this pharynx. So ये वाला जो सेगमेंट है जो कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, ये क्या है, ये pharynx है, राइट। और उसके बाद फिर फेरेंक्स के बाद यू सीन हियर कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये ओवरऑल कह रहे हैं कि ये ग्लोटिस है, राइट। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये लेरिंक्स है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ये एपिग्लोटिस भी होगा। और उसके बाद फिर हियर वी हैव गॉट द ट्रेकिया, जिसमें आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रेकिया है ये ओवरऑल 2 कह लें कि मेन ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड द लेफ्ट मेन ब्रोंकाई जो कि लंग्स में एंटर हो रहे हैं, वहां जाके वो डिवाइड और सब डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली दे वुड एंड अप इनटू द एयर सैक्स। ऑलराइट, और यहां पे कुछ और चीजों पे भी आप फोकस करें कि ओवरऑल जो लंग्स हैं दो, ये से हमारे ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग में आप देखिए आपको ये एक नॉच नजर आ रही है, बेसिकली इसको कहते हैं ये कार्डियक नॉच है। ये जो सारी की सारी एक्सटेंट है जो पर्पल कलर का आपको दिखाया जा रहा है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, राइट। और ये जो नॉच आपको नजर आ रही है बेसिकली ये क्या है, ये नॉच है टू अकोमोडेट द हार्ट। सो अब ये भी कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो राइट और लेफ्ट लंग के दरमियान प्रेजेंट है, और चूंकि उसकी जो एपेक्स है, उसकी जो टिप है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट लंग है उसके ऊपर कार्डियक नॉच बनी हुई होती है। अब यहाँ पे एक और चीज के ऊपर भी गौर करें कि जो लंग्स हैं दे आर बीइंग सराउंडेड बाय द प्लूरा। सो प्लूरा की जो बाय द प्लूरा, और प्लूरा की आप देख सकते हैं कि इसकी 2 इसकी लेयर्स हैं, एक इसकी विसरल लेयर है जो कि लंग के ऊपर अटैच्ड है, और दूसरी जो लंग से रिमोटली प्रेजेंट है जो कि वो पैराइटल लेयर है। सो यू हैव गॉट दिस विसरल लेयर एंड यू गॉट दिस पैराइटल लेयर, और विसरल और पैराइटल लेयर के दरमियान में जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द प्लूरल कैविटी, राइट। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लंग है इट्स सराउंडेड बाय द प्लूरा, और प्लूरा के आगे फर्दर 2 उसके लेयर्स हैं, एक विसरल लेयर है और दूसरी पैराइटल लेयर है, और इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी है वो प्लूरल कैविटी है। उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है, और ये एक एडल्ट के अंदर कह लेंगे जो हमारी एम्ब्रोनिक सिलोमिक कैविटी थी उसकी ये रेमनेंट ही है। इसी तरह से जो हार्ट है, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होती है, उसी तरह से हार्ट की भी विसरल और पैराइटल लेयर होती है पेरिकार्डियम की, और उसमें भी पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। सो जब हार्ट बीट करता है बिटवीन दीज 2 lungs, so if the heart is there and it's continuously beating here, तो of course ये जो layers present हैं, जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है विद द फ्लूइड हार्ट के बाहर, और उसके बाद फिर लंग्स को जो सराउंड कर रही है ओवरऑल प्लूरल कैविटी जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है। सो जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हार्ट और लंग्स एक दूसरे के पास अगर ये मूव भी कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स डैमेज नहीं होंगे। सो ये नेचर का एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द बोथ हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। और इसके अलावा एक और चीज पे भी गौर करें कि यहाँ पे चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया गया है, सो हियर यू कैन सी द रिब, ये एक रिब है, अनदर रिब। सो ये सारी की सारी जो येलोइश से कलर की आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी कटी हुई रिब्स हैं, और इन रिब्स के दरमियान में ये जो रेडिश सा सेगमेंट आपको नजर आ रहा है बेसिकली दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स, राइट। सो ये आप कह लें कि जो चेस्ट वॉल है बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से रिब्स मूव भी करती हैं। और उसके बाद फिर आप एक और चीज पे गौर करें, वो ये है कि जो लंग्स के जो बेसल साइड है और वहां पे एक कह लें कि एक शीथ प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मस्कुलो टेंडनस शीथ है, जो कि मसल और टेंडन, स्केलेटल मसल एंड टेंडन मोर स्पेसिफिकली, तो मसल और टेंडन से मिलकर बनी है, हम कहते हैं मस्कुलो टेंडनस शीथ है, दैट इज द डायाफ्राम, राइट। सो डायाफ्राम
और ये रिब एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, इनके इंटरप्ले से बेसिकली जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है। उसको हम इन डिटेल जाके देखेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो डायाफ्राम है बेसिकली ये शीथ चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट भी कर रही है। हाँ, डायाफ्राम के अंदर कुछ ना कुछ होल्स होंगे या कुछ ना कुछ पैसेजेस होंगे जिसके जरिए से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी में और चेस्ट कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लस्टर्स हैं एल्वियोलाई के, जैसे ये एक क्लस्टर आपको नजर आ रहा है, देयर इज अनदर क्लस्टर विजिबल हियर, और ये जो क्लस्टर है इट्स सराउंडेड बाय द कैपिलरीज, दिस इज अनदर क्लस्टर ऑफ द एल्वियोलाई व्हिच इज सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। सो ये क्या है, दीज आर द एयर सैक्स। अगर हम इसके छोटे से सेगमेंट को एनलार्ज करके यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यू कैन लुक एट दिस कि हमारे पास ये एक एल्वियोलस है व्हिच इज बीइंग सराउंडेड बाय द पुल्मोनरी कैपिलरी। ऑलराइट, सो एनवायरनमेंट से जो एयर है इनहेलेशन के नतीजे में ऑफ कोर्स इसके अंदर आएगी और वो एयर रिच है इन ऑक्सीजन, और इसी तरह से जो कह लें कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से वो पुल्मोनरी कह लें कि कैपिलरीज के अंदर अल्टीमेटली आएगा, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पुल्मोनरी कैपिलरी है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आ सकती है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस, जबकि जो ऑक्सीजन है एल्वियोलस के ल्यूमेन से डिफ्यूज होकर जा सकती है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द कैपिलरी, और इसके इस तरह से जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन कैरी आउट की जा रही है। फिर यहां से अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट वुड गो टू द लेफ्ट एट्रियम, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जबकि राइट एट्रियम से अल्टीमेटली जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से उसके बाद फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए आता है अल्टीमेटली इनटू दिस पुल्मोनरी कैपिलरीज, राइट। सो इसमें आप एक चीज गौर करें कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है यू कैन सी इन हियर, ये 2 सेल थिक है, कि एक सेल की थिकनेस है किसकी, एल्वियोलस की, और दूसरी सेल की थिकनेस है किसकी, कैपिलरी मेम्ब्रेन की। सो अगर आपसे एग्जाम का भी क्वेश्चन पूछता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये कितने सेल थिक है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो ये 2 सेल थिक है, राइट। और इसका मतलब ये होगा कि जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल वो एल्वियोलस के ल्यूमेन से कैपिलरी के ल्यूमेन में आएगा, राइट, या वाइस वर्सा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वो कैपिलरी के ल्यूमेन से एल्वियोलस के ल्यूमेन में जाएगा, तो वो कितने सेल्स को क्रॉस करेगा, 2 सेल्स को क्रॉस करेगा। और कितनी सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, 4 सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, क्योंकि हर सेल की 2 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा उसको, राइट। सो 4 सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा। और कितनी लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा, एक सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड बायलेयर होती है तो 4 ही लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा। और कितनी लिपिड लेयर्स को क्रॉस करेगा, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड बायलेयर यानी कि 2 लिपिड लेयर्स होती हैं, सो टोटल 8 लिपिड लेयर्स को क्रॉस करेगा, राइट। सो इसको हमने सेल मेम्ब्रेन के सब सेक्शन में भी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन यहां पे उसी फैक्ट को मैंने दोबारा आपको रिपीट करवा दिया। ओके, सो अब ये एक फोटोग्राफ है जो कि आपको जो डिफरेंट हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, लाइक उनमें उनकी जो आपस में वर्किंग हार्मनी है उसको एक्सप्लेन करेगी। लाइक यू कैन सीन हियर कि यहाँ पे हमारे पास ये एल्वियोलस है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो इट्स रिप्रेजेंटिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला जो सेगमेंट है सारे के सारा, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और उसके बाद फिर ये वाला जो येलोइश है ये आपको ओवरऑल सिस्टमिक या जनरल बॉडी सेल्स आपको मिल रहे हैं। सो हियर यू हैव गॉट द जनरल बॉडी सेल्स। सो यू कैन सीन हियर कि अब किस तरह से ओवरऑल कह लें कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दे आर वर्किंग इन हार्मनी, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। सो एनवायरनमेंट से कह लें कि इनहेलेशन के नतीजे में जो एयर है वो चली जाएगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, और पल्मोनरी कैपिलरी से अल्टीमेटली कह लें कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के लॉन्ग या पल्मोनरी वेन्स के लॉन्ग फाइनली चली जाएगी इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से उसने चले जाना है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये जो डॉटेड लाइंस हैं बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए, उसके बाद फिर लार्जर और स्मॉलर आर्टरीज के जरिए अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो जाएगी इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, और सिस्टेमिक कैपिलरीज से ऑक्सीजन विल मेक इट्स वे इनटू द सेल्स, इट विल मेक इट्स वे इनटू द जनरल बॉडी सेल्स, जहां पे ऑक्सीजन कंज्यूम होगी इन डिफरेंट प्रोसेसेस। खास तौर पे जैसे इसका एक मेजर यूज है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
और बहरहाल सेल्स में या जनरल बॉडी सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में, टू बी मोर स्पेसिफिक, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA एंड ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक इट्स वे इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, और सिस्टेमिक कैपिलरीज के अलोंग अल्टीमेटली फिर डिफरेंट स्मॉलर वेन्स और लार्जर वेन्स, अल्टीमेटली सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ये आ जाएगी इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से इट विल मेक इट्स वे टू द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर अराइज होगा पल्मोनरी ट्रंक, जिससे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज बनेंगी अल्टीमेटली, और पल्मोनरी आर्टरीज ग्रेजुअली क्या करेंगी, वो अपना ब्लड ड्रेन करेंगे इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, और पल्मोनरी कैपिलरीज के लेवल पे जाके क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल डिफ्यूज आउट ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड विल मेक इट्स वे इनटू द लुमेन ऑफ द एल्वियोलस, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन के जरिए वापस एनवायरनमेंट में भेज दिया जाएगा। सो इनहेलेशन के नतीजे में ऑक्सीजन लंग्स में गई, वहां से अल्टीमेटली उसको हमारे कह लें कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए या ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जरिए जनरल बॉडी सेल्स तक डिलीवर किया गया, बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए वापस लाया गया लंग्स तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ल्यूमन के एल्वियोलस के ल्यूमन तक लाया गया, जहां से एक्सहेलेशन के जरिए वापस उसको भेज दिया गया इनटू द एनवायरनमेंट। सो आई होप कि अब आप अच्छा अंडरस्टैंड कर गए हैं जो वर्किंग हार्मनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। सो ये फोटोग्राफ अब एनलार्ज आपको करके दोबारा दिखाई गई है। सो यू कैन सीन हियर कि किस तरह से ये हमारे पास एल्वियोलस है और किस तरह से हमारे पास ये इसको सराउंड कर रही है पल्मोनरी कैपिलरी, एंड किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलस के ल्यूमन से पल्मोनरी कैपिलरी के ल्यूमन तक जाती है डिफ्यूजन के जरिए, और किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलस के ल्यूमन तक आती है। एंड अब इसी ओवरऑल अब लंग का अगर हम कोई छोटा सा सेक्शन लें, लाइक वो तो कंप्यूटराइज फोटोग्राफ थी, जैसे ये कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। सो अब एक्चुअल हिस्टोलॉजिक फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं। अगर हम एक लंग का छोटा सा सेक्शन लेके और उसकी माइक्रोटोमिंग करके स्लाइड तैयार करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, राइट। सो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक एल्वियोलस है, राइट। सो दिस इज एन एल्वियोलस, सो दिस इज अनदर एल्वियोलस एंड दिस इज अनदर एल्वियोलस, और ये आपको डिफरेंट एल्वियोलाई नजर आ रहे हैं, एंड एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट। सो ये बेसिक हिस्टोलॉजी है इसकी कह लें कि लंग्स की। और इसमें आप ये भी गौर करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरह से अपीयर हो सकता है। मे बी समटाइम्स वो आपको इस तरह की कोई स्लाइड या फोटोग्राफ आपको प्रेजेंट करें एग्जाम में और लेबल करके पूछे, मे बी वो यहाँ पे कह दें जी एक्स, तो ये एक्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये व्हाट इज दिस एक्चुअली, राइट। सो ये क्या कोई ये ब्रोंक्यूल है या ये एयर सैक है या ये एल्वियोलस है एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से ये जो वाई है, मे बी ये वाई क्या चीज है। सो यू कैन सीन हियर ये जो स्पेस आपको व्हाइट स्पेस नजर आ रही है ये एल्वियोलस है, और इसके सराउंडिंग जो आपको पिंकिश कलर के स्ट्रक्चर सारे नजर आ रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, ये कैपिलरीज है। ये पूरे के पूरे ये जो स्लाइड है ये एयर सैक को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें बहुत सारे एल्वियोलाई हैं या क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई है विच इज बीइंग सराउंडेड बाय द pulmonary capillaries. And here I have got a question for you. Each lung receives how many trachea? And the best response to this question would be A option 0 है, B 1 है, C option 2 है, D option 3 है। So हर लंग में कितने ट्रेकिया जाएंगे, तो हमने स्टडी किया है अभी कि लंग में ट्रेकिया एंटर होता ही नहीं है, राइट। बेसिकली ट्रेकिया की डिवीजन है मेन ब्रोंकस, वो एंटर होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे।
आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि हम डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपरेट.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश,
और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रियल नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक दो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.dk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।